हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जब तक कश्मीर में 370 बहाल नहीं होता तब तक नहीं होगी भारत से बात। जी हां दोस्तों, पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने दिखाई अपनी अकड़, जिसके बाद भारत ने ऐसा बयान देकर के कर दिया ठंडा कि आप भी जानकर कहेंगे वाह वाह। बताएंगे दोस्तों सारी खबर, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां भारत में पहली बार गरजेंगे ग्रीस के लड़ाकू विमान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की टेंशन में आ गया। साथ ही साथ बताएंगे सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिलते ही विदेशी अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज बन गए राहुल गांधी। बताएंगे दोस्तों विदेशी मीडिया क्या छापने लगी है राहुल गांधी को लेकर। दोस्तों सारी जानकारी आज आपको बताने वाले हैं, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का, भारतीय सेना का और भारत के संप्रभुता अखंडता का दिल से समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पाकिस्तानी मंत्री हिना रब्बानी ने दिखाई अपनी अकड़। कहा जब तक कश्मीर में 370 बहाल नहीं हो जाता तब तक नहीं होगी भारत से कोई भी बात। जी हाँ दोस्तों, यानी कि ऐसा लग रहा है जैसे कि भारत रो रहा है पाकिस्तान से बात करने के लिए। जो अकड़ दिखा रहा है ये पाकिस्तान। बता दे पूरी खबर, एक तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को वार्ता का ऑफर देते हैं, तो वहीं दूसरी ओर जब ये पता चलता है कि भारत उनको टेढ़ भी नहीं रहा, भारत उनकी तरफ देख भी नहीं रहा, तो डिप्टी विदेश मंत्री कश्मीर को लेकर जहर उगलती है और जताने की कोशिश करती है कि हमको भी जरूरत नहीं है तुमसे बात करने की, यानी भारत से बात करने की। पाकिस्तान के उप विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने एक इंटरव्यू में अनुच्छेद 370 को लेकर जहर उगला है। हिना रब्बानी खार ने कहा है कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में इस अनुच्छेद की बहाली नहीं करता है तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को मिली विशेष राज्य की स्थिति को समाप्त कर दिया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान के साथ वार्ता बंद है, यहां तक कि राजनयिक स्तर पर भी कोई बात नहीं हुई है। हिना का नया बयान ये बताता है कि भारत के विरोध के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर और अनुच्छेद 370 पर बात करना बंद नहीं करेगा। पाकिस्तान की जर्नलिस्ट मुनीजा जहांगीर ने हिना रब्बानी खार का इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में वो हिना से पूछती है कि भारत में अगले साल चुनाव है, क्या दोनों देशों के बीच संबंध बहाल नहीं होंगे जब तक भारत 370 दोबारा नहीं लगता है। इस पर हिना रब्बानी ने जो जवाब आया दोस्तों, उससे पाकिस्तान की अकड़ साफ नजर आती है। हिना ने जवाब दिया, यही हमारी स्थिति और हमेशा से यही स्थिति रहेगी। इसके बाद हिना ने कहा कि बहुत से लोग शांति और अमन की आशा की बात करते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के दौर में व्यापार संबंधों को समान करने और वीजा को फिर से शुरू करने की पहल की गई थी। तब मैं 10 साल पहले भारत के दौरे पर गई थी तो उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन यानी MFN का दर्जा देने की बात की, जिसे PMLN ने भी सपोर्ट किया था। इसके बाद दोस्तों मुनीजा ने उनसे कहा कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत ही कड़ा रुख अख्तियार किया जा रहा है कि पहले 370 बहाल हो फिर बात हो, क्योंकि कभी ना कभी तो बात करनी ही होगी। मुनीजा ने हिना को बताया कि भारत कश्मीर के मसले पर अड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कश्मीर पर कुछ नहीं होगा तो वार्ता भी आगे नहीं बढ़ेगी। इस पर हिना का कहना था कि वर्तमान स्थितियों में तो वार्ता संभव नहीं है। हिना का कहना था कि पिछले 10 साल में भारत की तरफ से सिर्फ खतरनाक रवैया देखने को मिला है और हिना ये कहती है कि जब तक कश्मीर पर भारत पीछे नहीं हटेगा तब तक उससे कोई बात नहीं होगी। हिना ने स्पष्ट कर दिया कि भारत जब तक अनुच्छेद 370 को बहाल नहीं करेगा तब तक कोई राजनयिक वार्ता नहीं होगी। कुछ दिनों पहले भी हिना ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया था दोस्तों। हिना ने एक कार्यक्रम में भारत को पश्चिमी देशों का डार्लिंग करार दिया था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि जब बात पूरब की होती है तो उसका रवैया हमेशा लड़ाकू या युद्ध के लिए तैयार रहने वाला होता है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको पूरी बात बता दी हिना रब्बानी खार की, जो ये कहती नजर आ रही है कि 370 जब तक बहाल नहीं होगा हम भारत से कोई बात नहीं करने वाले, कोई बातचीत भारत से नहीं होगी। और उधर दोस्तों पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ कहता है कि हम हर मुद्दों पर भारत के साथ बात करने को तैयार है। यानी कि दोस्तों जब भारत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बात का जवाब नहीं दिया और पाकिस्तान को पता चल गया कि भारत तो पाकिस्तान की तरफ देखे भी ना, बात करना तो दूर की बात, तो हिना रब्बानी खार शहबाज शरीफ को डिफेंड करने, उसके बचाव में उतर कर ये बयान देती नजर आ रही है। लगता तो कुछ ऐसा ही है, लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से हिना रब्बानी खार ने यह बयान दिया है कि हम बातचीत भारत से बिल्कुल नहीं करने वाले जब तक 370 बहाल नहीं होगा, ऐसा लग रहा है दोस्तों हिना रब्बानी खार के इस बयान से कि भारत न जाने हाथ पैर जोड़ रहा है पाकिस्तान के कि हमसे बात कर लो। लगता है बहुत बड़े वहम में जी रहा है पाकिस्तान। दोस्तों आप
लोग क्या जवाब देना चाहेंगे पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और हिना रब्बानी खार को? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता, क्या करारा जवाब देती है इस कमेंट के माध्यम से। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने इस मसले का करारा जवाब दिया है पाकिस्तान को और कह दिया है कि कश्मीर राग अलापने के बजाय अपने मामलों पर ध्यान दे। जी हां दोस्तों, भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। एक मामले पर चर्चा के दौरान भारत ने पाकिस्तान से कड़े लहजे में कहा है कि वो कश्मीर मुद्दा उठाने और भारत के खिलाफ आरोप लगाने के बजाय अपने आंतरिक मामलों पर ध्यान केंद्रित करें। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों से मुठभेड़, 3 जवान घायल। बता दें कुलगाम के ऊंचाई वाले इलाके हलान वन क्षेत्र में कुछ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में पता चला है। इसके चलते इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान शुरू हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि इलाके में अभी भी मुठभेड़ जारी है। इसके चलते 3 जवान घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया है। बाकी जो भी बड़ी खबर आएगी इससे जुड़ी दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। चलते अगली खबर की तरफ, जहां भारत में पहली बार गरजेंगे ग्रीस के F-16 लड़ाकू विमान। टेंशन आया तुर्की पाकिस्तान। बता दें ग्रीस के लड़ाकू विमान भारत में आयोजित तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने वाले हैं। ऐसा पहली बार होगा जब ग्रीस के F-16 भारत की जमीन पर लैंड करेंगे। इसे भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों में एक नए अध्याय के तौर पर देखा जा रहा है। इसी साल अप्रैल में भारत के भी लड़ाकू विमानों ने ग्रीस में आयोजित एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास में हिस्सा लिया था। अभी कुछ दिनों पहले ही भारतीय नौसेना का कोलकाता क्लास विध्वंसक INS चेन्नई ग्रीस में लंगर डाला था। इस दौरान ग्रीस की नौसेना ने भारतीय युद्धपोत की जबरदस्त आगवानी की थी। ग्रीस सरकार ने हाल के वर्षों में भारत के साथ रक्षा सहयोग को लगातार बढ़ावा दिया है। इसमें ग्रीस के हेलेनिक नेशनल डिफेंस जनरल स्टाफ प्रमुख कॉन्स्टेंटिनो फ्लोरोसो की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। जनरल फ्लोरोस के जल्द ही भारत यात्रा करने की भी उम्मीद की जा रही है। बता दें भारत और ग्रीस संयुक्त सेना अभ्यास और संयुक्त ट्रेनिंग की योजना पर भी एक साथ काम कर चुके हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि तुर्की पाकिस्तान को क्यों लगेगी मिर्ची। तो आपको बता दें ग्रीस अपने F-16 लड़ाकू विमानों की खूबियों से भारत को अवगत करा रहा है। इससे भारत को युद्ध के दौरान F-16 के खिलाफ काउंटर डिफेंसिव स्ट्रेटेजी बनाने में काफी ज्यादा हेल्प होगी, काफी ज्यादा मदद मिल सकेगी। F-16 को पाकिस्तानी वायुसेना की रीढ़ का हड्डी समझा जाता है। इसके अलावा भारत और ग्रीस के बीच रक्षा संबंधों को तुर्की और पाकिस्तान की दोस्ती का कार्ड भी समझा जा रहा है। तुर्की कश्मीर से लेकर हर मुद्दे पर भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है। ऐसे में भारत ग्रीस की मदद कर तुर्की पर दबाव बना रहा है। जी हां दोस्तों, ऐसे में वास्तव में यह कदम पाकिस्तान और तुर्की को सबसे बड़ा झटका देगा दोस्तों। या यूं कह लें कि तुर्की और पाकिस्तान के रीढ़ की हड्डी पर तगड़ा वाला आघात होने वाला है। ऐसे में ऑल द बेस्ट जरूर कहिएगा अपने इंडियन एयर फोर्स को। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलते ही विदेशी अखबारों में ब्रेकिंग न्यूज बन गए राहुल गांधी। किसने क्या कहा, किसने क्या छापा, आपको बता दें भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मोदी समुदाय के खिलाफ कथित टिप्पणी के लिए मानहानि मामले में कांग्रेसी नेता राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिसके कारण उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। जस्टिस BR गवई, PS नरसिम्हा और PV संजय कुमार की पीठ ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था और कहा गया था कि ट्रायल कोर्ट ने कांग्रेसी नेता को 2 साल की अधिकतम सजा देने का कारण नहीं बताया था। भारत की शीर्ष अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 और 499 के तहत अपराध की सजा अधिकतम 2 साल या जुर्माना या दोनों है। इसमें कहा गया है कि केवल इसीलिए अधिकतम सजा सुनाई गई ताकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधान लागू हो जाए और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। वहीं विदेशी मीडिया में राहुल गांधी को मिली राहत ब्रेकिंग न्यूज बन गई दोस्तों, और दुनिया भर के अखबार में ब्रेकिंग न्यूज लिखकर कहा गया है कि भारत की सर्वोच्च अदालत ने राहुल गांधी को बड़ी राहत दी है। क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी को जब सजा मिली थी तब विदेशी अखबारों में भारतीय लोकतंत्र पर ही सवाल उठाने लगे थे विदेशी मीडिया, और आज जब राहुल गांधी को राहत मिली है तो अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के वेबसाइट पर हेडलाइंस लिखा गया है कि भारत की शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, जिससे चुनाव से पहले संसद की वापसी का रास्ता साफ हो गया। CNN ने कहा है कि राहुल गांधी का कहना भी था कि ये राजनीति से प्रेरित था और वास्तव में ऐसा हुआ भी। यानी दोस्तों कुल मिलाकर के ये यूं कह लें कि भारतीय मीडिया में जितना राहुल गांधी को लेकर हाइप क्रिएट नहीं हुआ उससे ज्यादा विदेशी मीडिया में देखने को मिला है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों? इतना ही ना आपको बता दे बड़ी खबर, जहां पर अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर से मांगा मिलने का वक्त, राहुल गांधी की सदस्यता जल्द बहाल करने की है मांग। जी हां, तमिलनाडु के DM के संयुक्त सचिव और प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल की जानी चाहिए। उम्मीद है कि वो अविश्वास प्रस्ताव में मौजूद रहेंगे और उस पर बात कहेंगे। ये इंडिया गठबंधन के लिए एक
झटका है दोस्तों। वहीं कांग्रेस के सूत्रों के मुताबिक लोकसभा में कांग्रेसी नेता अधीर रंजन चौधरी ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की सजा पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के संबंध में कल स्पीकर ओम बिरला से मिलने का समय मांगा है, यानी आज। बहरहाल राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या ये 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं मोदी सरकार को नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा दोस्तों? आपको जो भी लगता हो बताइएगा जरूर। बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जहां पर चाइना के लिए जासूसी कर रहा था ताइवानी स्पेशल फोर्सेस का कर्नल, खुफिया एजेंसियों ने किया गिरफ्तार। बता दें ताइवान ने चाइना के लिए जासूसी करने वाले स्पेशल फोर्सेस के एक कर्नल को गिरफ्तार किया है। ताइवान के एक वरिष्ठ सेना अधिकारी ने बताया कि इस कर्नल की करतूतों का खुलासा चाइना के लिए जासूसी करने वाले एजेंटों की धरपकड़ के दौरान हुआ था। ताइवान की आधिकारिक सेंट्रल न्यूज एजेंसी ने बताया है कि जांचकर्ताओं ने इस सप्ताह की शुरुआत में उत्तरी शहर ताओयुआन में सेना के एविएशन और स्पेशल फोर्सेस कमांड के कमांड मुख्यालय पर छापा मारा। इस दौरान चाइना के लिए जासूसी करने वाला कर्नल हाथ लग गया। ताइवान ने कर्नल के नाम और उससे संबंधित दूसरी कोई जानकारी साझा करने से इनकार किया है। ताइवान को अमेरिकी हथियारों की बिक्री के बीच चीन की जासूसी की खबरों ने चिंता को बढ़ा दिया है। अभी हाल ही में अमेरिका ने भी अपने सेना में कार्यरत 2 सैनिकों को चाइना की जासूसी के लिए गिरफ्तार किया है। ये 9 सैनिक चीनी मूल के अमेरिकी नागरिक बताए जा रहे हैं। इनके खिलाफ चीन को संवेदनशील खुफिया जानकारी देने के अलग अलग मामले दर्ज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय युद्धपोत की इस तस्वीर को देख बेचैन होगा पाकिस्तान। इस्लामाबाद के एटीएम से है सीधा कनेक्शन। बता दें क्या है बड़ी खबर, पाकिस्तान इन दिनों खाड़ी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान है। एक समय था जब पाकिस्तान की भाषा बोलते थे खाड़ी देश। ये देश भारत के खिलाफ हर मोर्चे पर खुलकर पाकिस्तान का साथ देते थे, लेकिन आज हालात एकदम बदल चुके हैं। वर्तमान में लगभग सभी खाड़ी देशों के साथ भारत के मजबूत कूटनीतिक संबंध है। इसका असर भारत और खाड़ी देशों के सैन्य गठजोड़ पर भी देखने को मिल रहा है। हाल में ही भारतीय नौसेना के पश्चिमी बेड़े का शक्तिशाली विध्वंसक IANS चेन्नई ऑपरेशनल तैनाती के दौरान सऊदी अरब के जेद्दा बंदरगाह पहुंचा है। इस जहाज के पहुंचने पर सऊदी अरब की नौसेना और बॉर्डर गार्ड्स ने जोरदार स्वागत किया, जिसको देखकर पाकिस्तान में तगड़ी वाली आग लगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां पर भारत की अंजू और नसरुल्ला पर मेहरबान हुई पाकिस्तान सरकार। वीजा बढ़ाकर ISI ने क्या ले लिया है पाकिस्तान की सीमा हैदर का बदला। बता दे भारत की अंजू पाकिस्तान में ही रहेगी और इसी कोशिश के तहत उसका वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अंजू के मामले की तुलना सीमा हैदर के मामले से की जा रही है। सीमा इस समय उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में अपने भारतीय प्रेमी सचिन मीणा के साथ है। सचिन के साथ रहने के लिए वो पाकिस्तान से भारत आई थी। सीमा ने यहाँ पर हिंदू धर्म अपना लिया है तो अंजू ने वहाँ पर इस्लाम कबूल कर लिया है। सीमा ने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार सचिन से शादी की है तो अंजू ने फातिमा नाम के साथ नसरुल्ला के साथ निकाह किया है। अंजू से अलग सीमा ने अवैध रूप से देश में प्रवेश किया था, उसे अब कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं अंजू पाकिस्तान में आजादी से कहीं भी आ जा रही है। अंजू का वीजा 20 अगस्त को खत्म हो रहा था और उसे सिर्फ अपर दीर में ही रहने की मंजूरी दी गई थी, मगर अंजू पिछले दिनों पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद पहुंच गई। नसरुल्ला के साथ जैसे ही अंजू इस्लामाबाद पहुंची, इस बात को लेकर अंदाजा लगाया जाने लगा कि शायद दोनों वीजा विस्तार के लिए आए हैं। नसरुल्ला ने इस बात की पुष्टि की है कि अंजू का वीजा बढ़ाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि नसरुल्ला ने बताया है कि पाकिस्तान की सरकार ने अंजू का ये यात्रा वीजा 2 महीने के लिए बढ़ा दिया है और 2 महीने के बाद फिर 1 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा और 1 साल के लिए जब बढ़ाया जाएगा उस बीच अंजू को पाकिस्तान की नागरिकता दिलवाई जाएगी नसरुल्ला के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये नसरुल्ला का बयान था कि फातिमा को स्थायी रूप से पाकिस्तान में रहने की योजना बनाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि पूरा का पूरा प्लान तैयार, पूरा का पूरा खाका तैयार कर दिया गया है नसरुल्ला के द्वारा और पाकिस्तान सरकार की भी इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट है। आप लोग अगर मानते हैं तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा। दोस्तों, इन दोनों मुद्दों से एक चीज तो क्लियर हो चुका है कि पाकिस्तान की जो सोच है आज भी वो पुराने जमाने की छोटी वाली सोच है और वो छोटी छोटी चीजों में बहुत खुश नजर आता है दोस्तों। और एक तरफ सीमा पाकिस्तान से भारत आई है, उसके बाद भी भारत की मोदी सरकार उसको किसी भी तरीके से बिना जांच के कोई लाइमलाइट नहीं देने वाली। दोस्तों, जब तक जांच पूरा नहीं होता, ये होती असली देश की पहचान। जो देश की सरकार अपने जनता के लिए सोचती है वो वाकई में ऐसी ही होती है, ना कि पाकिस्तान की तरह जो सोचती है कि बदला ले लिया बस बात खत्म, जनता जाए भाड़ में। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर की, जहां अमेरिका ने तैनात किए हजारों सैनिक और फाइटर जेट। पश्चिम एशिया में तनाव, क्या ईरान से छिड़ेगी जंग? बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच तनाव गहराता जा रहा है। बाइडेन प्रशासन ने हजारों की तादाद में सैनिक F-35 फाइटर जेट और किलर मिसाइलों से लैस युद्धपोत को फारस की खाड़ी में तैनात
तैनात कर दिया है। अमेरिका के इस फैसले से यह साफ हो गया है कि अमेरिकी युद्ध का दौर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन ईरान के साथ उसका विवाद तेजी से बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच विवाद की बड़ी वजह ईरान का परमाणु कार्यक्रम है, जिसका कोई हल निकलता नहीं दिख रहा। यही नहीं, अमेरिका भी ईरान को रोकने के लिए व्यावसायिक जहाजों पर भी हथियार बंद सैनिकों को तैनात करने पर विचार कर रहा है। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल को संदेह है कि ईरान परमाणु बम बनाने की कोशिश कर रहा है। ईरान अक्सर अमेरिका के खाड़ी के मित्र देशों के व्यावसायिक जहाजों को जब्त कर ले रहा है। इससे अमेरिका और उसके दोस्त देश परेशान हैं। अब अमेरिका ने इस संकट से निपटने के लिए हजारों की तादाद में सैनिक और युद्धपोत यूएसएस बतान को खाड़ी में भेजा है। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं अगली खबर की, जहां छोटे से देश नाइजर ने फ्रांस को दिखाई आंख, खत्म कर दिए सैन्य संबंध, मैक्रोन को दे दिया तगड़ा वाला झटका। जी हाँ, नाइजर की सैन्य सरकार का कहना है कि उसने अपने पूर्व औपनिवेशिक शासक फ्रांस के साथ सैन्य संबंध समाप्त कर दिए हैं, साथ ही पिछली सरकार के कुछ प्रमुख राजदूतों को हटा दिया है। सैन्य सरकार का कहना है कि पश्चिमी अफ्रीकी राष्ट्र के नागरिकों को विदेशी सेनाओं और जासूसों से सावधान रहने की चेतावनी दी गई है। राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को रिहा करने या संभावित बल का सामना करने के लिए पश्चिम अफ्रीकी क्षेत्रीय ब्लॉक द्वारा दी गई समय सीमा में 2 दिन और बचे हुए हैं। नाइजर में तख्ता पलट की पश्चिमी देशों ने कड़ी निंदा भी की है। कई पश्चिमी देश अफ्रीका के साहिल क्षेत्र में अलकायदा और इस्लामिक स्टेट समूह से जुड़े जिहादियों से लड़ने के प्रयासों में नाइजर को अपने आखिरी विश्वसनीय भागीदार के रूप में देखते हैं। सैन्य सरकार के शीर्ष निकाय जुंटा ने घोषणा की है कि वो फ्रांस के साथ हस्ताक्षरित सैन्य समझौतों को समाप्त कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में कार्यवाहक पीएम पद के लिए कई नामों पर हुई चर्चा। पूर्व प्रधानमंत्री रेस में सबसे आगे। बता दें, पाकिस्तान में मौजूदा शहबाज सरकार का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है। इसी के साथ पाकिस्तान में जल्द ही आम चुनाव देखने को मिल सकते हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 अगस्त को नेशनल असेंबली को भंग करने की घोषणा की है और चुनाव न होने तक पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन होगा, अब इस पर चर्चा चल रही है। गठबंधन सहयोगियों ने शुक्रवार को कार्यवाहक प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर चर्चा की और उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकन अब्बासी और बलूचिस्तान के स्वतंत्र विधायक असलम भूतानी के नाम के सुझाव दिए हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन में सहयोगी दलों के सदस्यों द्वारा आयोजित जूम बैठक में पूर्व वित्त मंत्री हाफिज शेख और पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के पूर्व प्रधान सचिव फवाद हसन फवाद भी उन नामों में शामिल थे जिन पर चर्चा की गई थी। जी हाँ, साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां इथियोपिया में सरकार ने लगाई इमरजेंसी। सुरक्षा बलों और मिलिशिया लड़ाकों के बीच हुई झड़प के बाद हालात वहां तनावपूर्ण। बता दें, इथियोपिया के अम्हारा प्रांत में संघीय सुरक्षा बलों और स्थानीय मिलिशिया लड़ाकों के बीच हिंसक झड़प जारी है, जिससे स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। मौजूदा खराब हालत को देखते हुए इथियोपिया की संघीय सरकार ने अम्हारा क्षेत्र में शुक्रवार यानी 4 अगस्त को आपातकाल की स्थिति घोषित कर दी। सरकार के इस फैसले से पहले देश के उप प्रधानमंत्री डेमेक मेकॉन ने कहा था कि तनावपूर्ण स्थिति और ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। साथ ही साथ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें, जहां मौलाना तौकीर रजा का भड़काऊ बयान, कहा फव्वारे को शिवलिंग बताकर ज्ञानवापी पर कब्जा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ज्ञानवापी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के एएसआई के सर्वे के फैसले को लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान दिया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर फव्वारे को शिवलिंग बताकर ज्ञानवापी पर कब्जा करने और दंगा करवाने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही तौकीर रजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा है कि सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर जो बयान दिया है वो मुसलमानों को धमकी है। इसके साथ ही उन्होंने हरियाणा के नूह में हुई हिंसा पर बोलते हुए कहा कि वहां यात्रा निकाल रहे लोगों ने पत्थर बरसाए, मुसलमान पत्थर नहीं बरसा सकते। तौकीर रजा ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद में जिस शिवलिंग की बात की जा रही है, ऐसा फव्वारा हर बड़ी मस्जिद में होता है। इसको ना समझी कहा जाए या फिर जबरदस्ती दंगा कराने की कोशिश और ज्ञानवापी पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। तौकीर रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में जब इस्लाम आया तो बहुत से मोहल्ले के मोहल्ले, इलाके के इलाके इस्लाम कबूल करने लगे, तो बहुत सी ऐसी मस्जिद है इस किस्म की कलाकृतियां मिल सकती हैं, क्योंकि वो लोग जो मुसलमान हुए उन्होंने अपनी इबादत गाह को मस्जिद में तब्दील कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा गया है कि अगर जबरदस्ती किसी किस्म के फसाद को पैदा करना और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर कमजोर को गरीब को दबाना गलत है। तौकीर रजा ने कहा कि मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर वाकई शिवलिंग से मोहब्बत है, शंकर जी से मोहब्बत है, तो कमजोर गर्दन पकड़ रहे हो, कमजोर को दबा रहे हो, सता रहे हो। मैं कहता हूँ कि तुम्हारा उस शिवलिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण कैलाश मानसरोवर, कैलाश पर्वत है। एक जमाना था कि वो हिंदुस्तान में हुआ करता था, आप चाहे तो उसको दोबारा हिंदुस्तान
राजस्थान में लाया जा सकता है, वो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र है, उस पर सीएम योगी और पीएम मोदी को काम करना चाहिए। यानी कि दोस्तों एक तरीके से मुद्दे को भटकाने की कोशिश की गई है मौलाना तौकीर रजा के द्वारा और इसको भड़काऊ बताया गया। इस पर आपका जवाब देना चाहेंगे दोस्तों, बताइएगा जरूर। साथ ही साथ आपको बता दें कि 6 घंटे एएसआई सर्वे हुआ, पश्चिमी दीवार की फोटोग्राफी हुई, तहखाने में नहीं जा सकी सर्वे की टीम। अगली खबर की बात करें, जहां जब सीएम योगी की बहन से मिली पीएम मोदी की बहन, एक दूसरे को लगाया गले, हुई ये बातचीत। बता दें यदि आपको सादगी देखनी है तो देश के 2 बड़े ताकतवर शक्तियों की बहनों को देख लीजिए, कितनी सादगी के साथ जीती है अपना जीवन। हम बात कर रहे हैं दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहनों की। जी हाँ, हम दोनों बड़े नेताओं की बहनों की बात कर रहे हैं जिनकी मुलाकात कल उत्तराखंड में हुई। उन दोनों को देखकर कोई कह नहीं सकता कि ये देश के 2 बड़े नेताओं की बहनें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बहन बसंती बहन पति हंसमुख के साथ ऋषिकेश के नीलकंठ धाम में भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने और पूजा करने के लिए पहुंची थी, जहां उन्होंने मंदिर में भगवान शिव के शिवलिंग पर जलाभिषेक करके परिवार और देश के लिए समृद्धि के लिए प्रार्थना की। बसंती बहन इसके बाद कोठार गांव में पार्वती मंदिर के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बहन शशि देवी से मुलाकात की। इस दौरान ये दोनों एक दूसरे के गले लगी और घर परिवार के साथ अन्य विषयों पर भी दोनों ने चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में इन दोनों बड़े नेताओं की बहनों को देखकर दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहेंगे? क्या कहीं से कहीं तक लग रहा है कि बड़े नेताओं की बहनें भी बड़ी हो गई हैं? अगर आप भी मानते हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सिंपल लग रही हैं वो, तो दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। बहरहाल ये थे अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए